हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आशीष, बादशाह, रंजना, रोहित, अमरीन, जूही, गुड्डू, दीपक, पूर्णिमा और नितिन, वर्षा, सब लोग गुड मॉर्निंग। और आज क्या रहेगा खास? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी कहानियां, बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है। यानी कि सर एक चैप्टर हमारे लिए कुछ ईजी होने वाला है क्योंकि ये चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। बट हाँ, इसमें मैं कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सिखाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी कुछ होता था। तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं और हम उन एग्ज़ाम्पल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो सौरभ गांगुली ने आते-आते कह दिया सर यहाँ पर तो सेब के बारे में चर्चा होगी हाँ। तो आइए सेब पर चर्चा करते हैं। तो केशव, त्रिवेंद्र, शिवांश, सोनी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, आकिब बाबा, अंजलि, अंशु सब लोगों को गुड मॉर्निंग। नाउ आज सर हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो ग्रेविटेशन हो गया यानी गुरुत्वाकर्षण। पर हमेशा की तरह चैप्टर की शुरुआत से पहले जरा ये देख लिया जाए आप लोगों ने कल की क्लास में कितना रिवीजन किया। सो गुड़िया, गजेंद्र, अमन, संदीप, शानू, बस एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बस मुझे सभी लोग आंसर देना, उसी का चैट प्राइवेट होगी, पहले मुझे आंसर चाहिए। सर एक कार है, इसको ट्रक मान लेते हैं, मोटू सा लग रहा है। एक ट्रक है बेटा और एक है कार। और देखो मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो एग्जाम में या तो आ चुके आने की संभावना रखते हैं। तो एक कल जो मैंने पढ़ाया था उससे संबंधित क्वेश्चन है, कोई नहीं। सो मेरा क्वेश्चन ये है, एक ट्रक है एक कार है सर, ये दोनों के दोनों ना इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं और दोनों का जो वेग है यानी जो दोनों की वेलोसिटी है वो सर v है। ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने बोला ट्रक और कार एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। ठीक है, दोनों का वेग सेम है। अब इस पॉइंट पर आकर यहां पर आके इन दोनों ने ब्रेक लगा दिए, एक साथ ब्रेक लगे हैं सेम टाइम पर, मतलब सेम लोकेशन पे। ठीक है गाइस, अब मुझे ये बताइएगा कि यहां पे जो सर ट्रक है या कार है, ये सबसे ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? ब्रेक लगाने के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस कौन कवर अप करेगा? तो एक बार आंसर दीजिएगा सब लोग। जब तक आप आंसर दे रहे हैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। कार और ट्रक सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं यानी इन दोनों का वेग सेम है। एक निश्चित पॉइंट पर आकर यानी एक निश्चित बिंदु की बात कर लो, वहां आके दोनों ने ब्रेक लगा दिए, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? देखो कुछ बच्चे आ रहे हैं कार के साथ, कुछ बच्चे आ रहे हैं ट्रक के साथ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को सबके आंसर आ गए। अब सुनिए, यहां पर आप लोगों को कल मैं आपको मोमेंटम के बारे में बता रहा था यानी संवेग के बारे में। और संवेग क्या था सर? संवेग में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज बताई कि सर अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, यानी किसी भी वस्तु में जो उसमें गति मौजूद है सर, हम उसी को लिंक कर रहे थे मोमेंटम से, राइट। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? देखो बिमलेश ने मेरे पूछने से पहले आंसर दे दिया सर। मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया P बराबर m इंटू वी, यानी संवेग बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान और इसके वेग का गुणन, राइट। अब देखिए, हम लोग ये बहुत अच्छे से मैथ्स जानते हैं कि सर अगर दोनों का यहां पर देखा जाए तो जो ट्रक का मास है यानी ट्रक का जो द्रव्यमान होगा वो ज्यादा होगा। गाड़ी हल्की होती है सर, गाड़ी का द्रव्यमान कम होगा। और दोनों का अगर हम लोग बात करें, जो वेलोसिटी है ये तो दोनों की बराबर थी। अब सर जरा निकालते हैं, तो मोमेंटम जो ट्रक का निकला बेटा, कैसे निकालोगे? मास ऑफ ट्रक इंटू वी। और मोमेंटम जो आपकी कार का था वो कैसे निकालोगे? मास ऑफ कार इंटू वी। यही है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सभी लोग मुझे एक बात बताओ, सर ये दोनों की दोनों जो वैल्यू थी ये तो बराबर थी, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही बोल दिया v बराबर है। अब सर जरा सोचो कि मोमेंटम ज्यादा किसका हुआ? मोमेंटम क्या था? कितनी गति है किसी वस्तु में, यानी अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। तो बताइए दूरी तक कौन जाएगा? तो दूरी तक अगर मैं बात करूं सर, सिंपल सी बात है, यहां पर जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो यहां पर सर ट्रक का जो मोमेंटम है वो कार के मोमेंटम से ज्यादा होगा। तो ये सर कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा था उससे संबंधित प्रश्न था और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो जितने भी लोग ट्रक वाले थे कि ट्रक ज्यादा दूरी तय करेगा, बिल्कुल सही उत्तर था। तो अगर सेम वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं, एक निश्चित पॉइंट पर आकर ब्रेक लगा देते हैं, तो मोमेंटम क्योंकि ट्रक का ज्यादा है तो ट्रक ज्यादा दूरी तय करेगा, सिंपल। चलिए, तो अब सर मैं जरा चैट ऑफ कर लेता हूं और अब आप लोगों को मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण। अब कोई बात नहीं आलोक, गलत हो गया तो हो गया, बस आगे से याद रखेंगे। केशव बाबा बहुत बढ़िया। अब सुनिए, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण ये क्या होता है? सर कुछ सालों पहले चलते हैं, जब न्यूटन बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ के नीचे बैठे बैठे ऊपर से गिर जाता है एप्पल, सेब गिर जाता है। और जैसे ही सेब गिरता है तो न्यूटन बाबा सोचते हैं कि यहां पर जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया?
वैसे आप अगर डिटेल में जाओगे ना इसके बारे में, तो ऐसी कहानी जो है ना, ये एक्चुअली मनगढ़ंत कहानी है। यस, कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे, थोड़ा सा डिटेल में जाओ गूगल बाबा पे, तो आर्टिकल्स में जाने के बाद पता लगेगा मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन जो भी है XYZ, हमको सर लॉजिक समझना है, तो हम लॉजिक पे आते हैं अपने पॉइंट पर। तो हुआ क्या, बैठे हुए थे, एप्पल गिर गया। अब एप्पल ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, तो अब सर इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो गौरव, अंशुमन, नेहा, यहां हुआ क्या, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये अपनी तरफ हर चीज को आकर्षित करने की कोशिश करती है। जो इंग्लिश वाले हैं सर, अर्थ क्या करेगी, अर्थ अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन क्या ये बात सिर्फ अर्थ के लिए होगी, उस बात पे भी चर्चा होगी। लेकिन अभी के लिए जो ये एप्पल से संबंधित बात है वो ये हो गया कि अर्थ क्योंकि अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ तो फोर्स लगा रही है। जो इंग्लिश वाले हैं सर, ये कुछ तो बल लगा रही है, कुछ तो फोर्स लगा रही है। तो यहां पे मैं किसी फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता भाई साहब ये फोर्स है कौन सा, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो मुझे खींच रहा है, राइट। एक गाना भी हम लोगों ने सुना है, क्या, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं, है ना। सो जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला रहा हूं, मतलब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट गाइस। सो जैसे उसके चेहरे में जादू था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, उस जादू की वजह से जाना कहीं और था, लेकिन वहां पर चले गए। सो बेसिकली ये भी क्या है, ये भी अट्रैक्शन है, राइट, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जहां पे अभी मैंने ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं समझाया, मैं बस आपको यहां पे बता रहा हूं फोर्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए, सो जब फोर्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, चाहे उस गाने में कर रही हो, चाहे यहाँ पे सेब खींचने की बात हो रही हो, दोनों ही केस में हम यहां पर एक बल की बात कर रहे हैं, एक फोर्स की बात कर रहे हैं। वो फोर्स क्या है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ अब डिटेल में समझेंगे। आइए सर, लेट्स स्टार्ट। अब गुरुदेव, यहां पे जो मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा था, तो जरा इंग्लिश में पहले मैं डेफिनेशन समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं अपने आम भाषा में आऊंगा एग्जांपल के तौर पे। सी नंदनी बेटा, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ना 400 कमेंट्स हैं बेटा, सबके कमेंट्स में मैं बोलूंगा हाय, फिर हेलो, गुड मॉर्निंग, तो उसमें 1 घंटा निकल जाएगा। तो प्लीज सभी लोगों के कमेंट्स दिखते हैं बेटा, मुझे बहुत अच्छे से दिखते हैं, बस हाँ जानना जरूरी है ना, वहां मैं बीच में रिवर्ट कर देता हूँ, तो प्लीज सब लोग फोकस करना। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है अंग्रेजी में कि ईच एंड एवरी मैसिव बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। किताबी भाषा भाई साहब खतरनाक है, हिंदी में आ जाते हैं। प्रत्येक विशाल पिंड अपने द्रव्यमान के आधार पर दूसरे को आकर्षित करता है। अगेन सर, ये शुद्ध हिंदी में आ गई डेफिनेशन, लेकिन अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा इजीली समझाऊंगा। मेरे पास एक वाटर बॉटल है, दूसरा ही मार्कर है, प्लीज ध्यान सुनिएगा सर। ये जो भी बॉडी है, ये चाहे पानी की बोतल हो, चाहे ये मार्कर हो, कुछ भी हो, इसके पास अपना एक मास होगा ना त्रिवेंद्र। पिंड का मतलब बेटा यहां पर मुन्नी एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर मैं यहां पर किसी भी वस्तु की बात कर रहा हूं, वो पिंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर गुरुदेव ये जो बॉटल है, बॉटल वाले पार्ट में इसका अपना एक मास होगा, राइट, इसका अपना एक द्रव्यमान होगा। सिमिलरली ये जो मार्कर है, इसका भी एक अपना द्रव्यमान होगा, अपना एक मास होगा। तो संसार में जितनी भी चीजें हैं, XYZ, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जूही, संजू, सृष्टि, आसित, संसार में हर एक चीज का अगर अपना द्रव्यमान है, तो यहां क्या होगा, हर बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जैसे कि पृथ्वी एक बड़ा सा सर क्या हो गया, मास ही तो हो गया, पृथ्वी में क्या है, सब मास हो गया, यानी उसमें द्रव्यमान है। जब उसमें द्रव्यमान है तो क्या करेगा, दूसरी चीज को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से बोतल है, इस पानी की बोतल का भी अपना द्रव्यमान है, यानी इंग्लिश में बोलूंगा सर इसका अपना मास है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी दूसरी चीजों को सर अट्रैक्ट करेगा। अब किस चीज को अट्रैक्ट करेगा, वो यहाँ पे ये मार्कर हो सकता है, वो यहाँ पर ये मौजूद रिमोट हो सकता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी मैसिव बॉडी, हर एक मैसिव बॉडी, हाँ उसका मास अगर है, तो ये अगर दूसरी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा है, तो हम लोग कहेंगे सर यहां पर हम लोग ग्रेविटेशन या फिर गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं। तो इसी घटना को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहले देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है कि भाई साहब पृथ्वी है, सूर्य है, चंदा मामा है, केवल यहीं पे ग्रेविटेशन देखने को मिलता है। द आंसर इज नो सर, संसार में हर एक चीज में ग्रेविटेशन देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न आपका ALP में, SSC JEE में, SSC CGL में, SSC CHSL में और RRB JEE में, सभी लोकेशंस पे ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है कि क्या ग्रेविटेशन सिर्फ प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, संसार में अगर किसी भी चीज का द्रव्यमान है, यानी किसी भी चीज में मास है, तो वो सर किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड यस, वो जो हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स की, वही आपका गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशन कहलाता है। सो आई गेस, हाँ अच्छा, ओके अक्षय, अब यहां पर इतनी चीज हो गई। अब यहीं पे बिल्कुल लगती है बेटा, युवराज का पॉइंट आया, जब फेदर्स जब उड़ते हैं
तब भी ग्रेविटी लगती है। जी हाँ, जब फेदर की हम बात करें, जब पंख मान लो किसी का टूट के नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये नीचे ही क्यों गिर रहा है? क्योंकि धरती उसे अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि पंख का भी अपना कुछ तो द्रव्यमान है ना बेटा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अभी कैपिटल जी पे जाएंगे, वसीम बिल्कुल सही। अब इसी में एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगले पॉइंट पर आया, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड बाय ईच अदर बाय स्ट्रेंज फोर्स, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी सर, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु आकर्षण के एक अजीब बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करती है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। अब यहां पे अभी तक जो मैंने बताया, इतने वाले पार्ट तक आई गेस सबको ही क्लियर हो गया कि बेसिकली संसार में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो ये फिर वाटर बॉटल ही क्यों ना हो। कंडीशन बस इतनी है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उसका एक मास होना चाहिए। दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां पे जो हम फोर्सेस की बात कर रहे थे, तो यहां पे ना फंडामेंटल फोर्सेस में सर हमारा न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है, यहां पे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स भी है। तो सबसे जो वीक फोर्स है, याद रखिएगा, सबसे जो दुर्बल बल होता है, सबसे दुर्बल बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल ही है। यानी अगर आपसे पूछ ले विच इज द वीकेस्ट फोर्स, तो सबसे कमजोर बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जो इंग्लिश वाले हैं सर, सबसे वीक फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब सर ग्रेविटेशन फोर्स जब वीक हो गया तो कोई तो स्ट्रांग होता होगा। तो स्ट्रांग कौन सा होता है गाइस? तो जो स्ट्रांग, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो एक बार मैं लिख देता हूं, बिल्कुल वसीम आप सही जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो वो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट। तो अभी तक हमने कुछ भी ऐसी चीज नहीं सुनी, ये सब चीजों के बारे में पता लग गया। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, जो मैंने जैसा कि बताया, ये सब आपके पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो आपके सामने बेटा सिंगर ये लिखा है, आपने पूछा, आपके सामने लिखा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर न्यूटन बाबा की बातों पर आते हैं। चलिए, अब न्यूटन बाबा क्या कह रहे हैं? तो देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है 90, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूटन बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब गिर गया। खैर वो उतनी कहानी पे नहीं जाना है, लेकिन बेसिकली 1686 में न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। यानी कि सर गुरुत्वाकर्षण का अगर मैं सार्वत्रिक नियम की बात करूं, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूटन द्वारा दिया गया है। ये आपके पेपर में अगेन पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेटा कुलविंदर न्यूक्लियर फोर्स था। खैर वापस आते हैं। अब यहां पर, हाँ कुमार भवनेश पहले से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर न्यूक्लियर फोर्स पर डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, ये जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स है, तो मैंने आपसे बोला कि संसार में कोई भी दो चीजें हैं, अगर उनका मास है तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब देखिए कैसे। सो गाइस, एक वस्तु है ये, ठीक है, दूसरी वस्तु है ये, यानी एक ऑब्जेक्ट है ये स्क्वायर टाइप, मान लो ये आपका कोई क्यूबर्ड है, इधर आपका कोई स्फीयर है, राइट? नहीं बेटा नहीं दिख रहे हैं सुनील, है ना? अब देखिए, ये जो क्यूब वाला पार्ट है और ये स्फीयर वाला पार्ट है, इसका आप ही यहां पर कुछ भी द्रव्यमान मान लो। मैं मान लेता हूं कि इसका मास है बेटा m1, ठीक है, और इसी प्रकार से यहां पर मैं स्फीयर का मान लेता हूं m2। एग्जाम्पल के तौर पे बेस्ट एग्जाम्पल है ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू सोनम। एक ये बॉटल मान ली जिसका मास था m1, ये रिमोट मान लिया जिसका मास था m2। अब इन दोनों के बीच की सर डिस्टेंस की अगर बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी इन दोनों के बीच में मैं r मान ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। तो बॉटल का मास m1, इस रिमोट का मास m2। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं r मान के चलता हूं। आइए जरा डिस्टेंस मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई बेटा r, राइट? अब सर यहां पर कितना फोर्स लगेगा मैं कैसे बताऊं? तो याद रखना, न्यूटन साहब के हिसाब से जो फोर्स है हमारा, जो बल होता है, ये समानुपाती होता है इन दोनों के गुणनफल के। थैंक यू नंदी। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था, ये m1 बॉटल, ये m2 वाला मास, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो? गुणनफल। तो इसका मास मान लो कि ये मान लो कि 10 किलोग्राम का है, ये मान लो 20 किलोग्राम का, एग्जाम्पल। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसके फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर इन दोनों की दूरी r थी अंशुमन, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी अगर r मान लेते हैं, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रम अनुपाती होगा। व्युत्क्रम अनुपाती किसके? इनकी दूरी के वर्ग के। यानी इनकी दूरी का अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो यहां पे जो दूरी है
उसका स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, सही है। अब सर यहां पर मुझे एक चीज और समझ में नहीं आई कि सर यहां तो भी आपने इक्वल टू तो लगाया ही नहीं। अब यहां पे जब इक्वल टू नहीं लगाया है तो मैं यहां पे क्या करूं, तो यहां पे सर इक्वल टू लगाने के लिए मुझे कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना। थैंक यू आसिफ। तो इस इक्वल टू को लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे सर मैं लगाऊंगा जी। और आप अगर इसे छोटा वाला जी समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में आप यहीं पे अटकेंगे। सो बेटा ये जो जी है अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर मैं जी लगा दिया तो ये फॉर्मूला मेरा बन के आ जाता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सर यहां से हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई भी आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ मतलब सॉरी कोई भी आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, पर मैं आपको क्यों समझा रहा हूं इसके पीछे कारण है कि मेरा सर बिल्कुल बेस से क्लियर उतने चाहिए, धीरे धीरे करके। हाँ आदित्य इसकी वैल्यू होती है, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल जी नहीं है। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आया एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन भाई साहब फिर ये जी क्या है, क्योंकि सर हम लोग तो बचपन से ना ये छोटा वाला जी समझते आ रहे थे। तो ये जो कैपिटल जी है सर इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अभी वसीम ने बोली थी हमारे पास, और वो क्या थी, इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो 10⁻11। आप कहेंगे सर एक सेकंड रुको जरा, सबर करो। सर हम लोग तो अभी तक इसकी जो वैल्यू थी ना, सर हम तो ये सुनते हुए आ रहे थे, मतलब गुरुजी आप तो गलत पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पर जरूरी ये है कि सर हमको ना इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। देखिए ये जो 9.8 देख रहे हो ये क्या है, सर ये छोटे वाले जी की वैल्यू है। और मैं आपको जो बता रहा हूं वो मैं आपको ये बड़े वाले जी के बारे में बता रहा हूं। यानी कि ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जो अभी हमारा टॉपिक थोड़ी देर में आएगा, जहां पे मैं मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। राइट। सो बेटा याद रखिएगा इस जी की वैल्यू आप लोगों से पूछ लेता है। सो अब सर यहां पे जो ये कैपिटल जी है इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमको पता रहनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको छोटे वाले जी के बारे में थोड़ा सा गहन चिंतन करवाता हूं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न पूछ लूं, पता तो रहे कि यहाँ पे क्या आंसर होता है। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न है आपके सामने, ये दो पिंडों के बीच में, कोई मुझसे पिंड पूछा, तो यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल सर कैसा होता है बताइए। दोनों पिंड की दूरी के डैश है। इंग्लिश वाले, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डैश द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो दो पिंडों के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के डैश है। समानुपाती है, व्युत्क्रम अनुपाती है, क्या है। बहुत बढ़िया। देखिए अभी हमने देखा कि दो पिंड थे, एक ये बोतल थी, इसको मान लो सर यहां पे बॉटल बना दी मैंने m1। दूसरा सर यहां पे इधर आपका रिमोट था, मास था m2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो थी r। याद है। तो हमने क्या पढ़ा था सर, अगर मैं यहां पे इस बल की बात करूं तो बल समानुपाती था किसके, बल आपका समानुपाती था इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। यानी कि सर फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। लेकिन व्युत्क्रम अनुपाती किसके था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, इसकी दूरी के स्क्वायर के। यानी सर फोर्स अभी अभी हमने पढ़ा था, और ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का उठा हुआ क्वेश्चन था। एक एक बच्चा बिल्कुल सही गया। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी सर ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती हो गया। बहुत बढ़िया, एक एक बच्चा बिल्कुल सही है। तो अंशुमन, नंदिनी, कृष्णा, क्रेश, शशिकांत, राजेंद्र, पूरी गैंग हमारी सही है। राइट। चलिए सर ये भी हमको पल्ले पड़ा। लेकिन गुरुदेव अभी आप हमको जो एक चीज समझा रहे थे सर उस पे तो आओ। तो अब सर आपके सामने यहां लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अनमोल बेटा सब हैं बिल्कुल, तो सब लोग जितने भी यहां पे आंसर दे रहे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, सो दिल से माफी। ठीक है अब पढ़ लेते हैं आगे। सो गाइस ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अब मैं बात करूंगा इस छोटे वाले जी की, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। बिल्कुल आदित्य, जिसके बारे में आप लोग कह रहे थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब ये क्या होता है, तो सर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं उस सेब से ही। सेब के लिए क्या करें, ये ले लेते हैं। अब सेब तो नहीं है मेरे पास, तो जी क्या है गौरव वही समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने सर चाबी पकड़ी और चाबी को पकड़ते ही छोड़ दिया, तो यहां पे चाबी ऊपर भी उड़ के जा सकती थी, ये नीचे ही क्यों आई,
क्योंकि अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, इसे अपनी तरफ खींच रही थी। पहला पॉइंट। इसी प्रकार से जो सेब था ऊपर से छोड़ा गया नीचे आ रहा था। सर मान लो मुझे स्काई डाइविंग करनी है, सर ऊपर हेलीकॉप्टर में या फिर किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ऊपर गया और वहां से मैं कूद गया, तो क्या वो नीचे की तरफ ही आऊंगा क्योंकि अर्थ मुझे अब नीचे तरफ खींच रही है। सो यहाँ पे सर अब इन सभी लॉजिक्स को जरा समझते हैं। होगा क्या, यहां पे ये जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे की तरफ आते समय सर इसमें अपने कुछ वेग होगा, यानी इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, राइट सभी लोग। तो ऊपर से नीचे आने पर अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसमें होती है। अब यस अक्षय, ऊपर से नीचे जब वेलोसिटी इसकी होगी, यानी जो हिंदी वाले हैं सर, ऊपर से नीचे आने में इसका अपना वेग होगा और वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा। अरे सर, वेग के परिवर्तन की दर की बात हो रही है क्या सर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो दैट मींस कि यस अंशुमन 2 मिनट अभी आ रहा हूं। तो यहां पे सर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जब बात कर रहा हूं, दैट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सर कह रहा हूं कि ये ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो सर इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ये जब नीचे जा रहा है तो सर ये भी एक्सेलरेट कर रहा है ना? कल ही हमने एक्सेलरेशन के बारे में समझा था। यानी सर यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन नहीं बेटा, यहाँ पे बोलूंगा त्वरण। जो हिंदी वाले हैं सर, ये नीचे आते में त्वरित हो रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे त्वरण की बात कर रहा हूं। अब त्वरण सर धरती के लिए अपना अलग एक वैल्यू रखेगा, चंदा मामा खींचेंगे तो उनकी अपनी एक वैल्यू होगी। तो धरती जब किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो उस चीज में सर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, कुछ ना कुछ उसमें त्वरण होता है। सो एक्सेलरेशन जो मैं बात कर रहा हूं अंशुमन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो अर्थ की तरफ आने पर उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है, धरती पर आते समय जो त्वरण हो रहा है, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है अर्थ के लिए सर वो है 9.8। लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या था? मीटर पर सेकंड गलत हो जाएगा अंजलि, सब लोग ध्यान सुनना। सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी? हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना गाइस? तो ऊपर से नीचे आने पर बेटा मीटर पर सेकंड नहीं होगा अंशुमन, ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब सर हम लोग समझते हैं कि जी और कैपिटल जी में क्या अंतर था, एक बार देख लेते हैं, फिर मैं यहां पे आऊंगा। तो एक तो था कैपिटल जी, एक है स्मॉल जी। तो अब सर हमको क्लैरिटी हुई, क्या था सर? ये कैपिटल जी था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहां पे उस प्रपोर्शनल वाले साइन को हटाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। कहानी कोई नहीं पूछने वाला, बट हमको पता रहनी चाहिए। सर ये कहां पर इस्तेमाल हुआ? जब हम फोर्स के फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो F बराबर जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे जी का मान क्या था? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। याद आया? और जबकि ये मैं जो कैपिटल जी की बात, स्मॉल जी की बात कर रहा हूं, ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। अब इसी में थोड़ा सा डिटेल में और चर्चा हो जाए सर, और मजा आएगा। सो अब सर यहां पे इतना वाला पार्ट हुआ। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ना अलग अलग जगह बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? अब एक बच्चे का डाउट आया, जैसे किसका डाउट है? किसी एक बच्चे का डाउट है सर, कैपिटल जी की जो यूनिट है वो कैसे आएगी? तो एक सेकंड में इस वाले पार्ट को बाद में कंटिन्यू करूंगा, मैं वापस इसी पे आता हूं। सर यहाँ पे जो ये है ना, इसकी यूनिट कैसे निकालूंगा? तो अभी ध्यान सुनना, थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग बिल्कुल स्थिर कर लो। आगे के डाउट है ना, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं सर भी कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होगा कैपिटल जी वाले पार्ट में। तो एक ही करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले मेन मुद्दा ये है गुरुजी, इसकी मैं यूनिट कैसे निकालूं? और यूनिट निकालने के लिए हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, आज ये एक बार देखते हैं। तो सर त्रिवेंद्र सभी लोग, बेटा कैपिटल जी की यूनिट जो निकाली जाएगी तो कैसे निकाली जाएगी? क्योंकि ना देखो पेपर में हम लोगों को पता नहीं, मान लो मुझसे डायमेंशन पूछ रहे तो कैसे निकालूंगा यूनिट, पता तो रहे। तो यहां पर सर ये देखिए, F बराबर क्या था बेटा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सबको अच्छे से पता है गाइस, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत ही हलवा पार्ट है, सबको अच्छे समझ में भी आ गया है। अब सर एक एक करके यूनिट निकालते हैं। देखिए अविनाश, ये है जी बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है गाइस। अब इसी अच्छे से ब्लैंक पेज पे कर लूं, ठीक है, इसे ना ब्लैंक पेज पे समझा देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो गाइस एक सेकंड रुको, मुझे टाइम दो, न्यू स्लाइड खुल जा सिम सिम, और यहां पे आ जाओ, ठीक है। सो फॉर्मूला था सर हमारा F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब देखिए सर यहां पे जब g की बात करेंगे तो g क्या हो जाएगा? F में आर स्क्वायर का गुणन कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, और इधर आपका m1 इंटू m2 था। इतने में तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल ही बच्चा वाला पॉइंट है, राइट? रामराज अब जरा सोचो, थैंक यू अक्षय बाबा।
जो फोर्स है बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, होती है ना न्यूटन। आर की बात करें तो आर क्या है बेटा? आर मतलब यहां पे सर हम दूरी की बात कर रहे थे, याद है सब, बॉटल के और रिमोट की दूरी जो थी, तो यहां पे जो जिसकी दूरी है वो आर थी, यानी कि सर यहां पे लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ क्या हो गया? मीटर, लेकिन मीटर क्या है? स्क्वायर, अपॉन सर मास की यूनिट क्या होती है गुरुजी? मास की यूनिट तो किलोग्राम होती है, तो गुरुदेव किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, तो क्या बन गया? यहां से बना मेरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ऐसे लिख लूं, या फिर मेरे पास एक और तरीका है जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी चीज नीचे में स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहां पे सर क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी यूनिट निकलती है। ठीक है, अब विनीत ने पूछा सर विमा भी बता दो, जब विमा का पूछ ही लिया है तो ये भी देख लेते हैं। तो आइए सर एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आई गेस ये लास्ट चीज है ना, तो विनीत का एक पॉइंट है कि सर इसका विमा और बता दो। तो विनीत वापस सुनो बेटा, न्यूटन से क्या हमारा सर डायरेक्टली आ पाएगा? अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो कि न्यूटन के लिए सर हम लोग कैसे विमा निकालेंगे। तो विमा, अच्छा कुछ लोग जो इंग्लिश वाले हैं, जो हमारे साउथ इंडियन कैंडिडेट्स हैं बेटा, तो यहाँ पे ना जो विनीत का डाउट है गाइस, साउथ इंडियन वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं, सो विनीत एक्चुअली डायमेंशन निकलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स, अब हम लोग इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं, जो हिंदी वाले बेटा अब हम इसका विमा निकाल रहे हैं। आइए समझते हैं। सो बेटा न्यूटन के लिए हम अच्छे से जानते थे क्या होता था, मैं जरा लाल पेन ले लूं, थोड़ा अच्छे से लिंक कर पाओगे। तो ये होता था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको याद है ना ये वाली चीज, राइट? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता था। ठीक है गाइस, अब देखिए यहां पर, अब मैंने क्या किया, मीटर के साथ मीटर का स्क्वायर किया, और यहां पे अपॉन में किलोग्राम, किलोग्राम का भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। यहां तक सॉर्टेड है मामला। अब इतना सॉर्टेड है तो ये देखो, केजी से ये स्क्वायर की टाटा बाय बाय, खेल खत्म। अब क्या बचा सर? यहां पे बचा हमारा मीटर क्यूब बट्टे सेकंड का स्क्वायर किलोग्राम। कोई टेंशन गाइस? कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अब यहां पे देखिएगा शशिकांत, जितने भी कैंडिडेट्स प्रेजेंट हैं, मीटर इज व्हाट? मीटर का मतलब मैं सर लंबाई की बात कर रहा हूं, राइट? तो मीटर क्या है? लंबाई, एल क्यूब अपॉन, बेटा सेकंड का मतलब क्या है गाइस? सेकंड का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, मैं समय की बात कर रहा हूं, दैट मींस टाइम। तो क्या होगा यहां पे बेटा? समय का मतलब टाइम, तो टाइम का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर मैं किलोग्राम की बात करूं तो किलोग्राम क्या था गाइस? किलोग्राम था सर हमारा यहां पर मास। ओहो, हमारा मास आ चुका है, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? अब सर मेरे सामने आंसर है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? m ऊपर गया तो m-1। सर यहां पे नेहा, जो नीचे टी स्क्वायर दे रखा है बेटा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ऊपर बनेगा सर ये t का -2, और ऊपर तो l क्यूब है, तो ये बन गया सर। तो अब सर यहां पे जो आंसर है वो बन गया मेरा m-1 l क्यूब t-2। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया। जो बच्चे अभी लास्ट में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज पहली वाली क्लास देख लेना, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं ना, जो लोग आंसर दे रहे हैं, वो सभी लोग हम ये सब पहले पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने यूनिट डायमेंशन पढ़ा था, तो इस तरीके से हमारा विमा निकल जाएगा, डायमेंशन निकल जाएगा। तो गाइस अब हमने यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स ले लिए, बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। सो आई गेस यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं है, प्लीज एक मुझे कंफर्मेशन दे देना। सलोनी, सृष्टि, गुड़िया, अक्षय, संजू, आलोक बाबा हमारे, सो और शिवानी, हाँ बेटा, यस 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 बेटा, एमटीएस में भी सेम ही चीज है बिल्कुल। सो यहां तक सॉर्टेड है। समीर, कोमल, आसित, सुमन, रणवीर, कूल। ठीक है सर, तो यहां तक गाइस एवरीवन इज क्लियर। अब सर वापस आते हैं। तो अब सर जो मैं आपको समझा रहा था, कोई बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था, तो सर छोटी जी में ये वैल्यूज जो हम लोग बात करते हैं, क्या ये स्मॉल जी सब जगह सेम होगा? तो याद रखिएगा, सब जगह स्मॉल जी की वैल्यू सेम नहीं होती। अब देखिए होता क्या है, जब मैं पृथ्वी की बात करता हूं तो पृथ्वी जो है वो सर स्फेरिकल है, ऐसी है। तो यहां पे सर अगर मैं पृथ्वी के पोल्स पर जाऊं, यानी अगर मैं ध्रुव वाले भाग पे जाऊं, तो हमको पता होना चाहिए कि जो जी का मान होता है ना गाइस, जी का मान पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है, जी की वैल्यू पोल्स पर सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। लेकिन यहीं पे अगर आप भूमध्य रेखा पे चले जाएं, जो इंग्लिश वाले हैं, अगर आप इक्वेटर पे चले जाएंगे गाइस, तो जो लोग यहां पे इक्वेटर पे जाएंगे, इक्वेटर पे, तो यहां पे जो जी की मान है, जी की वैल्यू है, वो सर कम हो जाती है।
अब आप लोगों में से कोई कहता है ना, अबे ओ बहुत खाता है, ऐसा है, तू ज्यादा, तेरा वजन बढ़ता जा रहा है, तो उससे कह देना बेटा ऐसा है, सुन तू इधर आ, पहले पहले तो तू ज्यादा ज्ञान मत दिया कर, दूसरा तेरा ज्ञान आ गया तो इधर आ, तूने कभी फिजिक्स पढ़ी है? अगर तूने फिजिक्स पढ़ी होती ना तो तू ये मुझसे बात नहीं कहता, क्योंकि वजन मेरी वजह से नहीं, इस ब्रह्मांड की वजह से है। डेट मीन्स कि जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, वो पोल्स पे ज्यादा है। अगर तेरे को मेरा वजन मैक्सिमम देखना है ना तो पोल्स पे चल, मेरा वजन अगर तू मिनिमम देखना चाहता है तो भूमध्य रेखा पे चल, इक्वेटर पे चल। तेरे को बताता हूं बेटा मेरा वजन क्या है, क्योंकि आपके वजन में बेटा डिफरेंस आ जाएगा। और अगर उसे प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हो लाइव कि भाई देख मेरा वजन कम है, तो उसने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं है, उसको भोंदू बनाने के लिए क्या कर सकते हो, उसको उल्लू बनाने के लिए आप लिफ्ट में जाइए, और लिफ्ट में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के बाद लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पे ले जाइए, और उसी टाइम पे वेइंग मशीन रखिए, वेइंग मशीन पे खड़े हो जाइए, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी, जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रही होगी, आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होगा। ये अभी मैं क्लास के एंडिंग में बताऊंगा कि लिफ्ट नीचे की तरफ जब एक्सेलेरेट करती है तो हमारा वजन कम हो जाता है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा एपरेंट वेट बढ़ जाता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो आई गाइस, यहां तक तो हमारा मामला सॉर्टेड है। अब आते हैं सर इसी चीज पे एक और पॉइंट पर। यस दैट्स ट्रू, बिल्कुल सृष्टि, ऐसा होता है। सो अब सर ये वाली चीज तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी यहां पर जी की वैल्यू क्या जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यस, जी की वैल्यू भी वहां पे अब जीरो भी हो सकती है, बिल्कुल होती और होती भी है। कैसे सर? आप लोगों ने कई बार एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा, जिनमें से हमारी कल्पना चावला जी भी रही हैं, राइट? सो एस्ट्रोनॉट्स के आपने देखा होगा सर वहां पे स्पून है, वो मस्त एकदम फ्लोट कर रही है, इधर से उधर मस्त तैरती हुई जा रही है, सामान इधर से उधर मूव कर रहा है, देखा है ना? तो वो किसका एग्जाम्पल है? वहां पे सर ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो चीज नीचे नहीं गिर रही है, राइट? जैसे हम लोग स्पेस की बात करते हैं। अब सर वापस आते हैं, राकेश शर्मा जी, राइट सर, हमारे इंडियन, राइट? अब सर यहाँ पे आ जाओ। अब मेरा प्रश्न, अभी दो प्रश्न और बचे हैं, तो आप लोग कह रहे सर अब ये और कम कहां हो सकती है? तो जी की वैल्यू जो कम हो सकती है वो भी बता दो सर। एक तो हाइट के साथ, हाइट बोले तो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड या फिर हिंदी में कहेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई के साथ बेटा हमारी जो जी का मान है वो कम होता है। और ऊंचाई के साथ ही नहीं बेटा, अगर आप गहराई में भी जाएंगे नेहा, बेटा रिकॉर्डिंग नहीं है बेटा, कोई बच्चा क्या बताएगा, मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट रिकॉर्डिंग बेटा। यहाँ पर हम तभी तो डाउट्स ले पा रहे हैं बच्चों के, अगर रिकॉर्डिंग होती तो हम कैसे डाउट्स लेते? ठीक है, नेहा मंडल स्पेशली फॉर यू। सो अब सर इस वाले पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं, जैसे जो ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती है। इसी प्रकार से अगर मैं सर गहराई की बात करूं, डेप्थ, यानी आप गहराई में भी अगर जा रहे हैं तो वहां पर भी आपकी जो जी की वैल्यू है सर वो भी कम होती है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, आप हमें जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हमारे वजन पे जो प्रभाव पड़ेगा, तो वजन का और ये जी का क्या रिलेशन है? क्योंकि रिलेशन जब तक समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे बताऊंगा? तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ना एग्जाम्पल के तौर पे चीजों को लेके चल रहा हूँ। तो अब आते हैं सर, बात करते हैं अपने वजन वाली। तो आइए सर वजन पे जरा मैं आपको समझाऊंगा। सो वजन वाले पार्ट पे चलते हैं। सो अविनाश कुछ पूछना चाह रहे हैं। सो चलो, सो यहां तक तो हमारा सॉर्टेड है। अब एक सेकंड ना, सभी लोग मुझे 2 मिनट रुकना। अच्छा ठीक, और चीज जाने, ठीक है। तो यहाँ पे सर अब बढ़ते हैं आगे। अब सभी लोग यहाँ पर जरा फोकस करना। मान लो मैं धरती की बात करता हूं, इस धरती का जो द्रव्यमान है ये हो गया एम ई, यानी अर्थ का जो मास है तो वो क्या हो गया? एम ई। अब देखो, ये बोतल और रिमोट, रिमोट का मैंने एग्जांपल क्लास की स्टार्टिंग से लिया। इसका अपना एक द्रव्यमान था, इसका अपना एक मास था, इसका अपना द्रव्यमान था, इसका अपना एक मास था। ये एक दूसरे पे आकर्षण बल डाल रहे थे, यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इंग्लिश वाले देवर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। मुझे दोनों के मासों से मतलब था। अब मैं इस रिमोट को रख देता हूं, क्योंकि बाई चांस टूट गया तो ऑफिस वाले फिर मुझे यहाँ पे पैसे भरने पड़ेंगे। सो पैसे मैं भरना नहीं चाहता हूँ, पता लगा टूट जाए, है ना? तो एग्जाम्पल हम यहां से ले लेते हैं। अब सुनिए, यहां पर ये बॉटल है, इस बॉटल को जरा ऊपर की तरफ उछाल देते हैं। रिमोट नहीं उछाल सकते थे, बॉटल उछाल लेते हैं। बॉटल उछाली ऊपर, बॉटल नीचे की तरफ आई। अब सर मैं इस मास ऑफ अर्थ और इस बॉटल एम बी लगा देता हूं, मास ऑफ बॉटल। अब देखिए यहां पे सर, ये जो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉटल की बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कितना लग रहा होगा? कोई मुझे बताएगा? इन दोनों के बीच का आकर्षण बल कैसे निकलेगा? एक बार प्लीज मुझे सब लोगों से फॉर्मूला चाहिए, एक बार फटाफट से। सो जल्दी प्लीज, वेटिंग। मुझे सर धरती पर, जो धरती पर
इस बॉटल को जो खींचा गया, इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालूंगा? इसके लिए फॉर्मूला हम लोग समीर, अनु, सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसे निकाला था? इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है फॉर एग्जांपल, तो क्या बनेगा? F बराबर g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉटल अपॉन r स्क्वायर। यही फॉर्मूला बच्चे बनेगा, इसके अलावा और तो कुछ नहीं बनेगा। यही मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल। मनीषा, प्रवीण, संजय, विजय, एक एक बच्चा सही जा रहा है, राइट? फॉर्मूला यही बनने वाला है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, गाइस मुझे एक बात बताओ, एक तरफ धरती का मास है, एक तरफ बोतल का मास है। अगर मैं बोतल का मास नहीं भी लिखूं तो क्या इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? सोचो सर, अगर इस फॉर्मूले में इस चाचा को हटा दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? सिंपल सी बात है भाई साहब, ये एग्जांपल ऐसा हो गया कि बहुत बड़े समुद्र में, राइट, समुद्र में अगर हम लोग एक बाल्टी पानी निकाल लें तो समुद्र में सर आपको क्या लगता है वॉल्यूम पे कितना इफेक्ट पड़ जाएगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सेम लॉजिक यहां पर है, बहुत बड़े समुद्र में एक बाल्टी पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी सर इस पूरी वैल्यू में अगर मैं बोतल के मास को ना जोड़ूं तो कहां धरती का मास और कहां वो बोतल का मास इतू सा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट इज वो नेग्लिजिबल हो गया, वो ना के बराबर हो गया, राइट गाइस? सो अब बेसिकली यहां पर याद रखिएगा, धरती जब किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो मैं फोर्स की तो बात कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा था। सो गुरुदेव, अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, तो यहां पे जो छोटे वाले जी की जो वैल्यू होती है, इस छोटे वाले जी की वैल्यू आपकी एक्चुअली इसी तरीके से निकल आती है। और एक्चुअली याद रखिएगा, ये मास ऑफ अर्थ के लिए अलग हो गया सर, मून के लिए अलग हो जाएगा, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग होता है। तो जो धरती के लिए जो वैल्यू है, जो हम ओवरऑल नॉर्मल मान के चलते हैं, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब पॉसिबल नहीं है भाई साहब कि भूमध्य रेखा पे अलग से याद कर लो, यहाँ पे अलग से याद कर लो, इंडिया के लिए अलग याद कर लो, थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अब यहाँ पे धरती पे पढ़ रहा हूँ, मैं सर गुड़गांव में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे बच्चों याद करो 9.7135। अब मैं यहीं पे सर आगरा में जाके पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे कहते रहो 9.7235। तो यहाँ पे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग ओवरऑल एक सर फिक्स वैल्यू लेके चले हैं, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करते टाइम पर हम लोग सर वहां पे 10 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सो दैट डजंट मीन कि सब जगह 9.8 9.9.8 थोड़ा थोड़ा वेरी तो कर रहा है, लेकिन सर हम लोग ओवरऑल 9.8 लेके चलते हैं। तो आई गेस ये वाली चीज तो हमारी क्लियर हुई। नाउ अब सर इतना हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पार्ट क्लियर था। अब एक प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न थोड़े से दूसरे ग्रह पे भी चल लेते हैं। क्वेश्चन है, सृष्टि, विजय, श्रीराम, शारिक, क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, ध्यान सुनना, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जिसका पृथ्वी से द्रव्यमान 2 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी के बराबर है, तो कितना होगा? इंग्लिश वाले ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, जो कि हम लोग जानते हैं जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है सर किसी और प्लेनेट के बारे में बताइए अगर उसका मास धरती से डबल हो और रेडियस हमारे अर्थ के बराबर ही हो, तो सर नए वाले प्लेनेट पे जो जी की वैल्यू है वो कितनी होगी? एक बार जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल नेहा, तो मैं पानी पी लूं, तब तक आप लोग सोच समझ के आंसर देना इसका। तो देखो प्रवीण हमारे ए के साथ जा रहे हैं, ओके। दविल 2G, जी 2G, कुछ लोग G/2 के साथ, मतलब 4G के साथ कोई नहीं है, बाकी सब लोग A, B या C के साथ है, ठीक है। यानी कोई भी यहाँ पे 4G वाला तो नहीं है, तो सर ये आंसर तो गलत है। अब कुछ लोग हमारे इन 3 ऑप्शंस में फंसे हुए हैं। आइए सर आपको जरा इस समुद्र में से बाहर निकाला जाए, देखते हैं सर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जो पूछूंगा केवल उतना उतना आंसर देना गाइस। सर धरती के लिए बात करते हैं, धरती के लिए जो जी की वैल्यू थी सर, इसके लिए फॉर्मूला क्या था गाइस? आप ही लोग प्लीज मुझे बताइएगा, धरती के लिए जो जी की वैल्यू थी वो क्या थी? धरती के लिए जी की वैल्यू हम निकाल रहे थे, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, सब लोगों को पता है, वैल्यू नहीं, मैं बस फॉर्मूला पूछ रहा हूं अभी। यही था, जी की वैल्यू ये थी, हम लोग अच्छे से जानते हैं। और हमें ये भी रखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या दे रखी है? जी दे रखी है, तो जी का फॉर्मूला ये था। इसको मैं भाई साहब पहली इक्वेशन मान लेता हूं, मान लिया और है। अब क्या कह रहा है, अब सर दूसरा कोई प्लेनेट है, कोई भी ग्रह मान लो XYZ, उस ग्रह का नाम मान लो हकुना मटाटा है। एक कोई प्लेनेट है, हम लोग नहीं जानते वो प्लेनेट कौन सा है, उसका मान लो वो हकुना मटाटा है। तो उस प्लेनेट को मैं लिख देता हूं G(H), हकुना लिख देता हूं। एक प्लेनेट है, उसका हमने मान लिया एक हकुना प्लेनेट है,
हकूना ग्रह मान लेते हैं, इस हकूने ग्रह की हम लोग जी की वैल्यू पता लगाने वाले हैं। चलो हकूना ग्रह, एक नया ग्रह आज बन गया। अब देखो सर, अब हकूना ग्रह के बारे में पता लगाते हैं, तो सर जी की वैल्यू तो सेम ही रहती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है भाई साहब, जी तो जी है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है गाइस, अब भाई साहब अगले पॉइंट पर आओ। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट हुज मास इज डबल ऑफ द अर्थ, यानी कि सर इसका जो द्रव्यमान है हकूना ग्रह का, जो आपका मास है वो कितना दे रखा है, धरती के द्रव्यमान के दुगना, यानी धरती पृथ्वी के दुगना होगा उसका द्रव्यमान। बताइए सर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, तो सर क्या बात कर रहे हो, सिंपल सी बात है, एम ही लिखा है तो भाई साहब 2m कर दो, क्योंकि दुगना है ना भाई साहब, तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एम, यही तो है, इसमें कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब सर रेडियस की बात कर लो, तो रेडियस यानी त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या किसके बराबर है सर, त्रिज्या तो ऐसी की ऐसी है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो हकूना ना हमारा ग्रह है सर, इसका जो आर है वो तो आर ही रहेगा, राइट। सो कुछ भी लिख सकते हैं भाई, अरे धवल तुम तो सीरियसली ले गए भाई हो, हाँ कुछ भी लिख लो, जी डैश लिख लो, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे जरा दोनों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये आपका बना जी 2me अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। बताइएगा इस यहां तक कोई समस्या है, इतू सी इतू सी इतू सी, कोई भी समस्या। अगर यहां पे सर इतनी चीजें क्लियर हैं, तो अब सर मैं जरा समझा देता हूं। सर केवल इस वाली वैल्यू को देखो, तो जो नया वाला प्लेनेट था जिसको मैंने हकूना मान के चला था, मैं इसको जी एच मान लो, जी डैश मान लो, कुछ ही मान लो, जी एक्स मान लो, तो ये सर हाँ जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है सर, ये हमारा तो जी के बराबर है ना गाइस। देखो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जी के बराबर था, क्या मैं यहाँ पे जी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं गाइस। तो यहाँ पे जो मेरा नया वाला प्लेनेट है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू मेरी 2g होगी गाइस। तो जितने भी लोग 2g के साथ जा रहे थे, एक एक बच्चा सही था, मेरा सही उत्तर है 2g। देखा, तो बहुत ही सिंपल है सर। पता है हम लोगों ने क्या कर रखा है, चीजों को ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है। 10वीं में हम लोगों ने क्या चीजों को ना रटने की कोशिश करी है। सर अगर मैं रटूंगा नहीं ना, तो चीजें सच में बहुत आसान है, क्योंकि आपको बस क्या करना है, लाइव एग्जाम्पल लेके चलना है। और कुछ बच्चे हैं ना जिनको सर स्टार्टिंग में ही हमको क्लास की एंडिंग वाला पार्ट पूछना है, तो वहां पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो देखोगे क्लास की एंडिंग तक ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो अब सर यहां तक इतना पॉइंट क्लियर हुआ। सो इतना टाइम नहीं मिलेगा तो कीर्ति वहां पे करना ही नहीं है ना, इतनी प्रैक्टिस हम लोगों को हो चुकी होगी कि जब एग्जामिनेशन टाइम में बैठोगे तो वहां पे जी हकूना और ये सब नहीं लिखना है। पेपर में क्या करूंगा, पेपर में देखो, पेपर में कैसे करने वाला हूं, अशफाक थैंक यू बेटा। तो कीर्ति पूछा पेपर में इतना टाइम लगाना है, नहीं भाई साहब पेपर में इतना टाइम लगाना ही नहीं है। पेपर में तो सीधे मुझे पता है कि जी की वैल्यू मेरे पास फॉर्मुला है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और मुझे क्या दे रखा था, मुझे क्या रखा था कि मास डबल हो गया, तो मास डबल ये देखो डिवाइड कर दूंगा, जी डैश बराबर क्या हो गया, जी 2me अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब सर यहाँ पे जरा फॉर्मूले को देखते हैं, तो जी अपॉन जी डैश क्या हो गया, यहाँ पे सर सीधे जी से जी गया, एम ई से एम ई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। सो यहाँ पे सर अगर मैं सीधे जाऊंगा तो मुझे साथ साथ दिख जाएगा कि इधर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 1/2, जो जी डैश क्या हो जाएगा हमारा सीधे 2g हो जाएगा, काम खत्म। ये था तरीका। तो मैक्सिमम टीचर जो करेंगे वो ये वाले तरीके से बताएंगे, और यही तरीका आपको पेपर में लगाना है। वो तो बेटा समझाने के लिए था, जिससे आप चीजों को लिंक कर पाए। चलिए, सो इतनी चीज क्लियर, तो यहां तक तो हमारा मामला सॉर्टेड है। सो ये कैसे हुआ नशिता, बेटा जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है ना, सभी लोग क्लास की स्टार्टिंग में जुड़ो। ये कैसे हुआ बेटा, ये मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से, मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ, ये मैं पहले समझाते हुए चलता हूँ। ये देखो ये ऐसे हुआ था बेटा, किसने पूछा, नशिता ने पूछा सर ये फॉर्मुला कहाँ से कैसे हुआ, बेटा ये ऐसे हुआ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अभी लेट ज्वाइन करें, इसलिए आप शायद ये लिंक नहीं कर पाए। ये फॉर्मुला ही तो हम लोग स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं, तभी तो हमने लिंक किया। तो नशिता, नेहा, शिवम, बाबा, यहाँ तक क्लियर। सब मास का यस बिल्कुल, तो यहां तक हमारा सॉर्टेड है। अब सर हम बढ़ते हैं आगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि हाइट के साथ यानी ऊंचाई के साथ जी की वैल्यू घटती है, और इसी प्रकार से गहराई के साथ भी जी की वैल्यू घटती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं सर मास और वेट की तरफ, यानी द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर होता है। आइए अब इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सो इतना बस आपका प्यार है इसलिए इजी हो जाता है। अब सुनो, यहां पे सर अब देखो, एक बच्चे ने पूछा सर आर भी डबल होगा तो क्या होगा, बेटा आर डबल होगा तो वहां पे जो नीचे आर स्क्वायर था उसको डबल कर देंगे, सिंपल, वहां से अपनी वैल्यू निकल आएगी। चलो सर अब इतना पॉइंट क्लियर है। अब बढ़ते हैं मास और वेट की तरफ। ये देखिए, मास का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं बेटू द्रव्यमान की, और वेट का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं भार की। एक बच्चा था
जो क्लास की स्टार्टिंग से उसने शायद ना कम से कम 20-25 बार ये पॉइंट पूछा होगा। मैंने जानबूझ के अभी इसे इग्नोर मारा, मुझे पता था कि वाली चीज़ यहाँ पे कवर अप होगी। अब नाम मैं भूल गया, किसी बच्चे ने था कम से कम 20 बार तो पूछ ही लिया होगा। तो बेटा आपका यहाँ पर पॉइंट आ गया है, जो भी बच्चा मुझसे पूछ रहा था अभी कि सर मास और वेट में डिफरेंस बेसिकली था क्या? अब देखिए, यहाँ पे समझते हैं। सो बेटा द्रव्यमान और भार हमको एक जैसा लगता है, लेकिन ये एक जैसा नहीं है, दोनों में अंतर है। अंतर समझते हैं। आपके सामने बेटा ये बॉटल है, राइट? अब इस बोतल के अंदर से पानी भरा हुआ है, दिख रहा है पानी इस लेवल तक है। अब ये जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है, यानी इस बोतल के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा कितनी हो गई? जितना ये पानी है। इंग्लिश में बोलूंगा, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, जो कि इतना है। सो दिस इज एक्चुअली योर मास। यही आपका द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान क्या है? किसी भी पदार्थ के अंदर, सॉरी, किसी भी चीज के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है आपकी बॉडी में। नाउ वजन क्या होगा फिर? वजन सर एक्चुअली निर्भर करेगा आप कौन सी जगह है, कौन सी जगह पर है। देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि इस बोतल का एग्जांपल ले लेता हूं। ये बोतल अभी यहां पर गुड़गांव में है, ठीक है। यहां पे इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? इसका वेट निकालने के लिए पहले तो मुझे इसका मास पता होना चाहिए। अब इसके अंदर सर यहाँ पे पानी जो भरा हुआ है, इसका अपना कुछ मास होगा। सर अब वो मास जब निकालूंगा तो मुझे किलोग्राम में वजन पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर किलोग्राम में, एक सेकेंड, मैं यहां पर इसी चीज को थोड़ी मिनट के लिए रोकूंगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सभी लोग मुझे ये बताओ, आपका वजन कितना कितना है? ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन। आपका भार कितना है? आपका वेट कितना है? सब लोग प्लीज आंसर देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सो सभी लोग प्लीज। सो जैसे राहुल ने बोला 72, विपिन ने बोला 44, किसी ने बोला 50 किलो, 35 किलो, 87 किलो, 54 केजी, 50 केजीज। देखिए आप सब लोग जो वेट की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, आप लोग जो अपने अपने वेट की बात कर रहे हैं वो आप कुछ ऐसे कह रहे हैं। मैं ऑन एन एवरेज ऐसे मान के चल ले रहा हूं। आपने ये बोला 55 किलो, 48 किलो, गुड़िया, शशिकांत, लवकुश, अमित, सिंगर, सबने अपनी वैल्यूज बोली। बेटा अगर आप किलोग्राम बोल रहे हैं तो बेटा ये आपका वेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, वेट आपका किलोग्राम नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं 3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप पेपर में गलती ना कर दें। अब सुनो, मैं बड़ा सा कट्टा इसलिए बनाया था जिसको आपको लिंक कर पाओ। बेटा फिर वेट क्या होगा? अब देखिए, जो समरत ने आंसर दिया, समरत ने बोला सर मेरा जो वेट है वो 56 न्यूटन है। बिल्कुल सही कहा। तो जितने लोगों ने बोला, जैसे अभी समरत ने बोला, बहुत बड़े समरत, समरत ने बोला कि उनका वजन है 56 न्यूटन, ये सही पॉइंट होगा। मुन्नी बेटा सबका कमेंट शो हो रहा है, बेटा सबका कमेंट शो हो रहा है, चिंता मत करो। एक एक बच्चा जो है मौजूद है ना बेटा, सबका कमेंट शो होता है। पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक सबके कमेंट शो होंगे, ठीक है। तो कमेंट का मेरा नाम ले लो, ये सब बेटा प्लीज अपने तक ही सीमित रखो, कमेंट सबके दिखते हैं। अब आ जाओ सर वापस। सो गाइस, अब मैं जो आपसे कह रहा हूं न्यूटन, ये कहां से आ गया? सो लेट अस सी। सो गुरुदेव देखो, वजन की अगर हम लोग बात करते हैं वेट की, तो वेट आप कैसे निकालते हैं? वेट निकालने के लिए मुझे द्रव्यमान पता होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए। मतलब क्या सर? वेट आपको मास और ग्रेविटी के गुणनफल से निकलेगा। दैट मींस कि सर प्लीज याद रखिएगा, आपका जो वेट है ना वो मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। ये समझाना इसलिए जरूरत है, जानबूझ के मैंने आप लोगों को अटकाया जिससे आप लिंक कर पाए। तो वेट, इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे कि इस बोतल की मैं बात कर लूं, ये जो बोतल है ना, अगर मैं धरती पर इसका वेट पूछूं, वेट ऑन अर्थ, तो मैं सीधे क्या करूंगा, इसमें जो मास है यानी इसकी जो भी मास की वैल्यू रहेगी उसमें मैं 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अर्थ पर इसका वेट निकल आएगा, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं चंदा मामा की बात करूं, वेट ऑन मून, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो चंदा मामा है, बेटा यहाँ पे कैपिटल जी की बात नहीं हो रही हरीश, कैपिटल जी की बात खत्म, वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट था। हम लोग यहाँ पे स्मॉल जी की बात कर रहे हैं। चंदा मामा पे जो जी की वैल्यू है, जो हिंदी वाले हैं, चंदा मामा पे जो जी का मान है वो पृथ्वी के अगर कंपेयर करोगे, यानी धरती के अगर कंपैरिजन में जाओगे, यानी अर्थ को अगर कंपेयर करोगे, तो हमारी जो जी की वैल्यू होती है उसके 1/6 होती है। यानी हमारी अर्थ की जो जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चंदा मामा पे होती है 9.8 अपॉन 6, 9.8/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस कि जब मून पे जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास इंटू, क्योंकि मून पे जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है, तो चंदा मामा में वजन कुछ ऐसे हो जाता है। गाइस ये भी समझ में आ गया? दैट मींस कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मास की बात करूं, तो मास जो है ये तो मेरा किलोग्राम में है, नहीं ये सॉरी काले पेन से लिखता हूं मैं,
गाइस थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा तो काले पेन से लिख लेता हूँ, अच्छे समझ में लिंक कर पाओगे। देखो बेटा, मास की यूनिट क्या होती है, सब लोग बताओ। मास की यूनिट है बेटा किलोग्राम। और ये जी की वैल्यू बताओ सर, जी की वैल्यू क्या होगी? आप ही लोगों से आंसर चाहिए मुझे। जी की वैल्यू सब जगह सेम रहेगी नीलेश, बिल्कुल। बेटा जी की वैल्यू क्या होगी? जी की यूनिट, सॉरी जी की यूनिट। अभी नहीं संजय, अभी रुक जाओ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। सर जो जी की वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब मेरा वेट निकलेगा तो मेरा वजन कैसे निकलेगा बेटा? मेरा वजन निकलेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और ये मैंने अभी क्लास की, जो आज बच्चा पहली बार जुड़ा है उनको अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में जब ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में बता रहा था, उसकी जब विमा निकलवा रहा था, डायमेंशन निकलवा रहा था, तब भी मैंने बताया था बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब किसकी बात हो रही है? मतलब मैं यहां पर न्यूटन की बात कर रहा हूं। मैं यहां तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लूं या न्यूटन लिख लूं, बात तो वही है। यानी जो वेट की यूनिट है सर वो आपकी न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जो मास है उसकी यूनिट आपकी केजी होती है। तो मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी, राइट। चलो सर, और वेट कैसे निकालते हो? वेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। क्योंकि सर ये वेट क्या है? एक्चुअली ये फोर्स है, ये वो फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि सर यहाँ पे न्यूटन में आंसर होता है। अब सर यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए सर यहाँ पे हम लोग अपनी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छा नेहा आपकी पहली क्लास है, ओके ओके। सो नेहा अब देखो, जितने भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं इसको आप इस पर्टिकुलर पार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? सर मैं हूं, मान लो मेरा वजन है 50 किलोग्राम, ठीक है। अगर मेरा वजन 50 किलोग्राम की हम बात करें, सॉरी मेरा जो द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम है, तो अर्थ पर क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो बेटा यहाँ पे आपका वेट कैसे निकलेगा? अच्छा ऑलरेडी, अच्छा आप भी, ओके ओके। सो गाइस अगर मेरा मास 50 केजी का है तो मेरा वजन कितना होगा? तो ये देखिए वजन की यूनिट कौन सा, पीला पेन ले लेते हैं समझ में आएगा। सो बेटा अगर मेरा वजन 50 किलोग्राम का तो मेरा वेट कितना हो गया? 490 न्यूटन। कैसे? क्योंकि सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नशिता। सो वेट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? यहां पर वो डिफाइन इस तरीके से किया कि वो एक्चुअली ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मास में तो कभी परिवर्तन आता ही नहीं है। सो यहां पे सर जो मास की वैल्यू है उसमें बस आपको क्या करना है? जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। सो यानी कि सर मेरा वेट देख रहे हो अर्थ पर कितना है? 490 न्यूटन्स। अगर मैं मार्स पे बात करूं तो मेरा वेट हो गया 185 न्यूटन्स, और चंदा माह में बात करूं तो मेरा वेट हो गया 80 न्यूटन्स। कैसे? क्योंकि जी की वैल्यू सब जगह डिफरेंट है, तो यानी कि हमारा जो वेट डिपेंडेंट है वो सर इन चीजों पे डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? सो गाइज अब यहां पे हमारा मामला सॉर्ट हुआ। अब हमको सर पल्ले पड़ गया कि क्या भावनाएं चल रही हैं। अब सर सो यस, अब उसी चीज पर आते हैं कि अब हम लोग यहां पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटी सी चीज और बता दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सो गुरुत्व केंद्र की बात कर लेते हैं सर। गुरुत्व केंद्र, आप सब लोगों के हाथ में पेन होगा जिससे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सबके पास पेन होगा राइट। सब पेन को जरा अपने हाथ पे बैलेंस करने की कोशिश करो। क्या करो? हाथ पर बैलेंस करने की कोशिश करो जरा यहाँ पे। सो अब यहाँ पे कुछ लोग बैलेंस कर लोगे, कुछ लोग बैलेंस नहीं कर पाओगे। अगर आपने बैलेंस कर लिया है तो बैलेंस करने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पर देखो बैलेंस जब हो रहा है तो इस पॉइंट पे आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी ये वो लोकेशन होती है, ये वो बिंदु होता है जहां पे पूरे पिंड का यानी पूरे बॉडी का जहां एक्चुअली वेट सीम्स टू एक्ट, ऐसा लगता है कि यहीं पे पूरी बॉडी का जो वेट है यहीं पे एक्ट कर रहा है। सो वो पॉइंट जहां पे पूरे के पूरे बॉडी का जो वेट अपीयर्स टू एक्ट, या फिर ये वो बिंदु हो गया जहां पे पूरे पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता है, सर इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सो अब यहां पे सर जैसे हम लोग बात करते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीजा की, तो लीनिंग टावर ऑफ पीजा वो सर टिल्ट होने के बाद भी बैलेंस कैसे है? बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इन सभी जगह जो लॉजिक लगता है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, राइट। सो बेसिकली अब यहां पर देखो लखविंदर, इसका छोटा सा एग्जांपल है आपके पॉइंट का। तो लखविंदर जैसे आप दुकान पे जाते हैं तेल खरीद के लाते हैं, तो तेल वैसे किस में आना चाहिए? लीटर्स में आना चाहिए क्योंकि लिक्विड स्टेट में, बट स्टिल यू आर यूजिंग इन केजी पार्ट ना। सो बेसिकली जो चीज चली आ रही है फिर हम लोग उसी को आगे ट्रेंड में चलाते रहते हैं और वो लंबे समय तक फिर वो चलता रहता है, बस वो वाला पॉइंट है। बट क्लैरिटी के साथ हमको पता होना चाहिए व्हाट इज वेट। सो वेट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। आपको एग्जांपल देता हूं जो पेपर में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने मौजूद हैं ये सर आपके अलग अलग फिगर्स हैं जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने मेंशन कर रखी है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो ये वो जगह हो गई जहां पे पूरा भार एक निश्चित बिंदु पर ऐसा लगता है कि यहीं पर एक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे
मैं वेट ऑफ लिफ्ट की बात कर रहा था, तो आज के लिए आखिरी पॉइंट रखेंगे। तो मैंने आपसे ये बोला था कि सर देखो, अगर लिफ्ट रुकी है या एक समान गति कर रही है, अब देखो सभी लोग मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान सुनेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता था? त्वरण कहते थे हिंदी में। त्वरण का मतलब होता था वेग में परिवर्तन की दर। इंग्लिश वाले, व्हाट वाज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन वाज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब सर जो लिफ्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी उसमें सर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा, वैसे की वैसी वेलोसिटी ऊपर जा रही है, या फिर लिफ्ट वहीं की वहीं रुकी है। तो जो आपका वजन है वही आपका असलियत में वजन बना रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में कम भी पूछा जाता है, खासकर एएलपी में तो नहीं पूछा जाने वाला है। एएलपी में ये पहला वाला ऑप्शन नहीं आता, लेकिन हाँ जो लोग एसएससी जेई वाले और आरआरबी जेई वाले हैं, बेटा इस पॉइंट पर फोकस जरूर करना। यानी हमारा जो ओरिजिनल वेट है और जो हमारा वेट चेंज होता हुआ प्रतीत होता है, इस वाले केस में हमारा वजन सेम ही रहेगा पहले केस में, चाहे मेरी लिफ्ट रुकी हो या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो। अब जो बाकी बच्चे हैं जो एएलपी आरपीएफ इन सब एग्जामिनेशन पे जा रहे हैं, जो कि थोड़े से लोअर लेवल पे आते हैं, चाहे सीएचएसएल हो गया, हाँ इवन सीजीएल वाले, तो सीजीएल एसएससी जेई और आरआरबी जेई, उनके लिए पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब बच्चे जिनका एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा नीचे आता है, जैसे कि कंपटीशन के मामले में कहें तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सो वहां पे सर सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, आरआरबी एएलपी हो गया, इन सभी के लिए तीन वाले लास्ट वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। इवन एनटीपीसी बिल्कुल। सो अब सर यहाँ पे आ जाओ इवन ग्रुप डी के लिए। सो यहां पे आ जाओ, ये देखो मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा, ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ही, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट में जरा एक एक करके समझते हैं, यहां पे समझाता हूं अच्छे से। देखो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, यानी लिफ्ट जब ऊपर की तरफ त्वरित हो रही है, तो वजन कैसे निकालते थे? बेटा वजन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था W बराबर m इंटू जी। ये सब लोगों को रटा हुआ था, अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ट्रिक भी बता दूंगा। सर दिस वॉज द फॉर्मूला, राइट। आई नो टाइम हो गया, बस 2 मिनट और दो मुझे। अब इसी चीज पर ये जो मैंने वजन की बात करी, सबको अच्छे से पता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब हुआ क्या, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ गई तो लिफ्ट सर किसी एक्सेलरेशन के साथ ही ऊपर जा रही है, तो उसके लिफ्ट की एक्सेलरेशन मान लेता हूं ए है। मतलब लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रही है, मान लो उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है, मान लो उस लिफ्ट का त्वरण ए है, मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, तो यहां पे हम भी खड़े हैं और हमारे साथ हमारी मैडम भी खड़ी हुई है, ठीक है। सो हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और चाबी खो जाए वाला हिसाब है, लिफ्ट खराब हो जाए, तो अब हमारा कुछ वजन है, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन का वजन मान लेते हैं, ये दोनों मिलकर इनका वजन है, इनका सॉरी इन दोनों का मास है m, ठीक है। चलो इन दोनों का मास है m। अब लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रही है, तो लिफ्ट मान लो a के साथ जा रही है, और पृथ्वी सर यहाँ पे g की वैल्यू हमेशा एक्ट करती रहती है, जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। अच्छा विनीत कह रहा हूं शादी हो जाए। सो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है, तो आपका जो वजन है सर, उसमें जो धरती अपनी तरफ खींच रही है, साथ में लिफ्ट जो ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट जो त्वरित हो रही है, उसका भी अपना एक्सेलरेशन जो जुड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, इस कारण यहां पे G और A को जब जोड़ोगे तो आपका जो वजन है वो बड़ा बड़ा महसूस होगा, सिर्फ तब तक जब तक लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ये कब होगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वजन भी आपका बढ़ेगा। तो ऐसे समझ लो, लिफ्ट ऊपर वजन ज्यादा, लिफ्ट नीचे वजन कम। कहानी कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, हमको लॉजिक पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, बस मैं वो समझा रहा हूं। लिफ्ट नीचे आई तो सर वेट बराबर क्या था, m इंटू जी। लेकिन जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो उस टाइम पर जब लिफ्ट नीचे आ रही है, मेरा वजन कैसा महसूस होगा, m इंटू जी माइनस ए। यहां पे क्या होगा, लिफ्ट जब नीचे की तरफ आ रही होगी, तो इस टाइम पर आपका जो वजन है सर, वो आपका कहीं ना कहीं कम महसूस हो रहा होगा यहां पर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो वजन है माइनस में नहीं चला जाएगा, लेकिन हाँ वेट में कुछ ना कुछ आपको वैल्यू में फर्क पड़ने लगेगा, वेट आपका कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा। लेकिन ये सब दूसरी कंडीशन है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो वजन कम होता है, ऐसे समझ लो, लिफ्ट ऊपर वजन ऊपर, लिफ्ट नीचे वजन नीचे। लेकिन जरा सोचो, लिफ्ट की तार कट गई तो हम मस्त एकदम घूमी घूमी कर रहे थे लिफ्ट में, और लिफ्ट सर नीचे आ रही थी, लिफ्ट की कार कट गई। अब लिफ्ट की तार कट गई तो अब क्या होगा, तो वेट बराबर होता है सर m इंटू जी। पर मेरा प्रश्न ये है कि लिफ्ट नीचे अगर तार कट गई तो क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, ऊपर से चाहे ये चाबी गिर जाए,
चाहे ये ऊपर से बॉटल गिर जाए, चाहे ऊपर से सर लिफ्ट गिर जाए, कुल मिला के लिफ्ट, बोतल, चाबी, हेलमेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब लोगों के लिए ऊपर से नीचे आने पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गुरुदेव, जब हम लोग ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, जब लिफ्ट की तार कट गई है तो लिफ्ट भी सर कैसे आएगी? उस जी के साथ ही आएगी। दैट मीन्स व्हाट, कि सर इस टाइम पे जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? जी के बराबर हो जाएगी। और अर्थ सर इसको जब नीचे खींचेगी तो जी के हिसाब से खींचेगी। अब यहां पे क्या होगा? सो लास्ट पॉइंट यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है, m इंटू जीरो। यानी इस केस में जो हमारा वजन है वो जीरो महसूस होगा। यानी कौन सा हो जाएगा? लिफ्ट जब फ्री फॉल होगा लिफ्ट का, तो इस टाइम पे हमारा जो एपरेंट वेट है सर वो शून्य हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस की स्थिति, यानी भारहीनता को यहां पर महसूस करेंगे, यानी हमारा वजन होगा जीरो। तो गाइस, मेरा YouTube का टाइम हो चुका है तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। सो गाइस, मेरी दूसरी क्लास है, सो आई नीड टू गो। सब लोग प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, आदमी के स्टेटस का तो टाटा बाय बाय, खेल खत्म है। यमराज आ चुके होंगे कि आओ बेटा बैठो भैंसे पर, तुम्हारा समय हो चुका है। सो ऐसा होगा अगर यहाँ पे लिफ्ट कट जाती है। सो गाइस, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अब हम लोग कल इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ, मैंने 2 से 3 एक्स्ट्रा क्लास लगवा ली है फिजिक्स की, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं अपनी क्लास में, वो काफी कैंडिडेट्स हैं, तो सबके डाउट्स पूरे करने के लिए मुझे थोड़ी सी क्लास तो एक्स्ट्रा चाहिए होंगी। तो मैंने 2-3 क्लास एक्स्ट्रा करा ली है, तो आपके शेड्यूल में ना 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे। वो रीजन यही है कि मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रखे, जिससे आप फिजिक्स पहले अच्छे से पढ़ लें, तब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। सो गाइस, एक्चुअली मेरा 1 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है तो मुझे जाना है। तो सब लोग अच्छे से ख्याल रखना। जिनको यूट्यूब पे अगर एएलपी क्लास लेनी है तो आप इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़ सकते हैं ठीक 12 बजे, 12 से 12:30 साइंस की क्लास। और एसएससी जेई वाले यूट्यूब इंजीनियर्स अड्डा पे ठीक 2 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं एसएससी जेई की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो फिर अच्छे से ख्याल रखना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। मैं अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट कर लूँ, ठीक है? टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल। केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा बस फिजिक्स के बाद। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।